चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कड़क खबर जोया के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव। इसी के साथ ही 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि कहा जा रहा है कि 5 दिन तक चलेगा। इधर सनातन धर्म को लेकर भी जो घमासान है, वो इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच में तेज होती चली जा रही है। इन सभी सूरत हाल में इसके मद्देनजर अगर हम देखें तो पुणे में आरएसएस की एक बैठक चल रही है 3 दिन की, जो कि कल से शुरू हुई है 14 सितंबर से, और ये 16 सितंबर तक चलेगी। अब ये आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक बेहद खास हो जाती है इन पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें तो, क्योंकि खुद आरएसएस से नाराज होकर उसके कुछ कर्मठ कार्यकर्ता जो है, जिनके ऊपर आरएसएस बहुत डिपेंड करती थी, उन्होंने वहां से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बना ली है, जनहित पार्टी। तो यानी कि आरएसएस के अंदर भी टूट फूट चल रही है ना। और अब क्या हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एमपी में चुनावी जंग का बिगुल फूंक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। उधर इंडिया के जो 26 पार्टी का समूह है, अलायंस है, उसके सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी है वो बिखरी हुई नजर आ रही है। तो पुणे में चल रही इस बैठक की अध्यक्षता जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं, और उसमें 36 दूसरे सहयोगी संगठन भी शामिल हैं। ऐसा है कि कल वहां पर प्रमुख जेपी नड्डा भी पहुंचे और महासचिव बीएल संतोष भी, लेकिन जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में था कि गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, वो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक अपडेट नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। आपको एक बार बता दें पहले कि इस बैठक का एजेंडा जो बताया गया है वो है राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में तमाम चर्चा होगी। सनातन धर्म के खिलाफ जो डीएमके नेताओं ने विवाद खड़ा किया है, उस पर भी बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जो तीखी नोकझोंक चल रही है, वो भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल है कि आरएसएस उस पर भी कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकती है, इस पर एक आगे की रणनीति बना सकती है। और इसके साथ ही देश का नाम जो इंडिया बदलकर भारत पर जो आजकल डिस्कशन चल रहा है, उस पर भी हो सकता है कि इस बैठक में कुछ विचार विमर्श हो। इसी के साथ ही आपको बताएं कि बीजेपी जो कि इतना ज्यादा प्राउड फील कर रही है और एक सेलिब्रेशन मोड में है G20 शिखर सम्मेलन के कामयाबी को लेकर, वो इस एजेंडे से नदारद है फिलहाल। तो इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी और राष्ट्रीय विश्लेषक आशीष चित्रांशी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। आशीष जी, शुरुआत आपसे हम करना चाहेंगे। इस बैठक में जैसा कि एजेंडा है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमित शाह को पहुंचना था, वो पहुंचे नहीं है। बीजेपी से जेपी नड्डा, बीएल संतोष और शिव प्रकाश तो दिखे, लेकिन अमित शाह यहाँ से गायब हैं। क्या गुजरात लॉबी और आरएसएस के बीच में इसको बढ़ती हुई दूरियों की तरह देखा जाए? जो यह देखिए, अमित शाह का कार्यक्रम दरअसल लगा ही नहीं था। जो संघ के प्रचार प्रमुख ने सुनील अंबेकर ने कहा, जब ये सवाल हुआ उनसे कि क्या अमित शाह आ रहे हैं, तो सुनील अंबेकर ने कहा कि हमें भी कोई ऐसी जानकारी नहीं। सवाल खड़ा इसलिए होता है कि पुणे में 3 दिन की बैठक संघ की, और महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें संघ के 36 अनुसांगिक संगठन जो हैं, विश्व हिंदू परिषद से लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जितने सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। और उसी पुणे में हिंदी दिवस पर अमित शाह पहुंचते हैं, एक कार्यक्रम के उद्घाटन में, बड़े कार्यक्रम के उद्घाटन में। अमित शाह का वहां पहुंचना इस दरमियान, जब संघ की इतनी बड़ी बैठक चल रही है, 2024 के पहले संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष तो बेसिकली ब्रिज हैं। हमेशा से संघ से जो एक नेता जा करके संगठन महामंत्री की भूमिका में रामलाल से लेकर के और बीएल संतोष तक जो एक कड़ी है, उसी में बीएल संतोष है, तो वो ब्रिज तो बैठक में रहना ही रहना। लेकिन जो शाह और मोदी, जिसको गुजरात लॉबी आपने कहा, शाह मोदी कैंप, शाह का वहां जाना, बैठक में न शामिल होते
जब मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां मौजूद है, तो एक कर्टसी मीटिंग बनती है जहां पर मेरी निगाह है कि पुणे में गए और पुणे में संघ प्रमुख मौजूद है, संघ की इतनी बड़ी बैठक है, तो एक कर्टसी मीटिंग, जाते कम से कम नमस्कार करते अमित शाह मोहन भागवत को, वापस चले आते, बैठक चलती रहती, बैठक का एजेंडा जो था उस एजेंडा पर बात होता। पहला बिंदु है मेरे निगाह में इस पर ये है। और दूसरा बिंदु, G20 की कामयाबी को बीजेपी 2024 के चुनाव में, हालांकि मैंने उस समय जब G20 चल रहा था उसी समय एक विदेशी मीडिया की रिपोर्ट देखी थी जी। एक विदेशी मीडिया का पत्रकार, विदेशी पत्रकार, वो लाइव रिपोर्टिंग में उस पत्रकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी G20 का जो आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन को वो चुनाव प्रचार 2024 में इंडिया में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव के लिए प्रचार का माध्यम बना दिए हैं। उस रिपोर्ट को ध्यान से मैंने सुना तो बताया कि दिल्ली में घूम रहा हूं और दिल्ली घूमते समय हर 50 मीटर पे होर्डिंग्स नजर आ रही हैं और उन होर्डिंग्स में नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी फोटो तस्वीर लगी हुई। जी। उस तस्वीर को जिस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री जिस तरीके से G20, वो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव प्रचार। और G20 खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी अवतरित होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, फूलों की बारिश होती है, जय जयकार होता है कि G20 के आयोजन ने एक साथ ही जो 9 साल 10 साल में मोदी जी नहीं कर पाए थे, एक झटके में 3 दिन के भीतर विश्वगुरु बन गया देश। इसी तरीके से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश है और हेडक्वार्टर में वही हुआ। आप सोचिए, मात्र संस्था आरएसएस क्या एक मोदी जी के लिए, मोदी जी का अभिवादन करने के लिए, मोदी जी को एक झटके में देश को जो विश्व गुरु बना दिया, आरएसएस का भी लक्ष्य तो यही है, राष्ट्र को सब देश को ही पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करना। अगर वो काम उनका एक योद्धा कर दिया तो संघ की इस बैठक में एक धन्यवाद प्रस्ताव, एक अभिवादन, एक बधाई, एक एजेंडा में होना चाहिए था कि G20 के इस सफल आयोजन जिसने देश का मस्तक गर्व से ऊपर कर दिया है, मोदी जी को एक धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया जाए। लेकिन संघ की बैठक के एजेंडे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतना बड़ा काम हो गया है ना, इंटरनेशनल फोरम पे इतनी बात हो रही है। ये बात अलग है कि कुछ विवाद भी हुआ है, अलग अलग जो कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे उन्होंने, जब वो वापस गए तो उन्होंने कुछ कहा। बहरहाल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसएस वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बीच में कैसा इक्वेशन है। अभिलाष जी आपके पास आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो G20 का सेलिब्रेशन हुआ है ना, एक तरफ तो जो अनंतनाग के शहीद हुए हैं उनके जनाजे पे लोग रो रहे हैं और वहीं पर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि ये तस्वीर चल रही थी जहां पे फूल बरसाए जा रहे थे और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो फूल लेकर उनका स्वागत कर रहे थे मोदी जी का। G20 के सेलिब्रेशन जो जश्न मनाया जा रहा था, क्या कहना है आपको इन दोनों तस्वीर पर? पहली बात तो मैडम ये कहना फिजूल है कि G20 सफल हो गया। अगर जो आदमी ये बोलते हैं G20 सफल हो गया, वो मानसिक रूप से दिवालिया है और दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। और G20 में एक असफलता का सेलिब्रेशन वो तो हमेशा भाजपा करती रही। भाजपा कौन सा काम बड़ा कर रही है भारतवर्ष में, 9 साल से काबिज है, इसने कौन सा बड़ा अच्छा काम किया? G20 कहाँ से सफल हुआ? आपके पंडाल में। अरे सबसे पहले चीज जो कॉमनवेल्थ में आपने सुरेश कलमाड़ी के ऊपर जो इल्जाम लगाया था माननीय लोगों, तो वो इल्जाम तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी पे भी लग रहा है कि 900 करोड़ का बजट था, तुम 4100 करोड़ रुपया की अडानी के लिए थे क्या? आपके जब भी पैसे में ये घूसखोरी होती है, ये जो भ्रष्टाचार होता है, वो जो सीधा दिख रहा है G20 में। तो वो जो 3000 करोड़ गया, वो क्या सेल कंपनियों के पास गया है कि अडानी के भाव से उसके जो है ऊपर करो? पीएम केयर फंड का जो पैसा सेल कंपनियों के पास मॉरिशस में भेजा गया नरेंद्र मोदी द्वारा, तो वो वही उसी तर्ज में
जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है वो पैसा अडानी के सेल कंपनियों द्वारा फिर अडानी को स्टेब्लिश करने में लग रहा है, ऐसी भी राय लोगों की है। और मेरी तो 100% राय है कि एक फ्लॉप कार्यक्रम को जहां पर 20 की बात थी वहां 10 अध्यक्ष आए, राष्ट्राध्यक्ष आए तो गिने अगर। और दूसरा आपका पानी भरा है ना, वाह वाह, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी भर गया, अगर एक दिन पहले होता तो आपकी क्या तक थू थू होती। और बाकी विदेशी मीडिया ने जो कहा है वो देसी मीडिया कहना चाहती है जोया जी, देसी मीडिया चीख चीख के कहना चाहती है कि तुमने पूरा एक ये फ्रॉड आयोजन किया था और ये कोई पहला नहीं है। जो 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 ये मीडिया बोल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया या जो भी मीडिया कह लीजिए, ये जो बोल रही है ये 18वां आयोजन है G20 का। तो नरेंद्र मोदी ही पहले अवतार नहीं है कि उन्होंने किया है यहाँ पर आयोजन, और उन्होंने किया भी तो बीच में क्या किया है, 3000 करोड़ कहाँ चले गए वो बताइए। और तो और छोड़िए, हमारे आशीष जी के पैसे का और आपके भी फंड के पैसे का क्या दुरुपयोग किया है कि मोहल्ले मोहल्ले गली गली आप नरेंद्र मोदी की फोटो लगाएं। तो आप पैसे हमने दिए हैं ना, हम टैक्स देते हैं, मोदी जी की फोटो लगाने के लिए नहीं देते हैं। मोदी जी हर गली हर जगह, और हम नहीं, विदेशी मीडिया भी कह रही। अब अंजना ओम कश्यप और रुबका लियाकत को अगर आप मीडिया मानते हैं तो फिर भाई आप जाने, आप भगवान जाने। तो ये सब मीडिया नहीं है। तो पहली चीज तो G20 को सफल बताना ये, और उसको सेलिब्रेट करना। मैडम ने अभी एक और बात कही, बड़ा शर्म आती है मुझे नरेंद्र मोदी की क्रिया पर। हमें ही नहीं आती, देश के हर व्यक्ति को आती है और आनी भी चाहिए। कि जब पुलवामा हुआ था, 40 लोग RDX में मारे गए विस्फोट में, तब नरेंद्र मोदी जो है वो उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे थे। और उसके बाद बकौल सत्यपाल मलिक उन्होंने कहा हमने जो है फोन मिलाते रहे, मिला ही नहीं। और जब फोन मिला तो मैंने बताया कि साहब ऐसा है, वो पुलवामा में हमला हो गया जवानों पर। तो कहें तुम चुप रहो, ये इसको देखेंगे इसका क्या करना है। यानी इसका राजनीतिक उपयोग कैसे करना है, अगर ये मंशा थी नरेंद्र मोदी की तो बड़ी शर्मनाक बात है। उसी तरीके से अनंतनाग में कल 4 लोग शहीद हो गए। हम सब जहां भी हैं देश में या देश के बाहर भी मेरे कुछ मित्र हैं, उन्होंने प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी, कुछ रोए। और नरेंद्र मोदी और भाजपा और संघ फूलों की बारिश हो रही है, मिठाई खाई जा रही है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, राष्ट्रवाद का झूठा नाम लेते हो और राष्ट्र के पहरुओं की हत्या होती है। तुम तो कह रहे थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा नोटबंदी के बाद, क्या हुआ मोदी जी? फिर क्यों ये आतंकवाद जारी है, हमारे जवानों को मारा जा रहा है? आप तो बहुत चीखते चिल्लाते रहे कि ये कर 370 हटा देंगे, अमित शाह चीखते थे तो आतंकवाद हट जाएगा। क्या हुआ ये कल, क्या हुआ? और ऊपर से आप शोक मनाने की जगह, आपको खबर यार, हम लोग को खबर है, जोया को खबर है, आशीष को खबर है, देश में खबर है, आपको खबर नहीं है क्योंकि आप एक मूवमेंट आप मिस नहीं करना। अरे 4 दिन बाद यार ये सेलिब्रेशन, एक फ्रॉड और फ्लॉप कार्यक्रम का सेलिब्रेशन, ये सब कहां से ये आपको कहां से बेअक्ली की बातें आती? मैं तो नरेंद्र मोदी के लिए कहता हूँ। खबर की भी चर्चा मुझे लगता है कि RSS की बैठक में जरूर होगी, ऐसा लगता है। ये आने वाला अभी जो 3 दिन दिखता है, फिर देखेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है इस बैठक से। आशीष जी, इस बैठक का जो अभी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इसमें संसद का विशेष सत्र इसके बाद होना है, और इसमें जो एजेंडा दिया गया है, जो जो टॉपिक्स डिस्कस होंगे, जो जो बिल्स आएंगे, उसको विपक्ष जो है वो थोड़ा तीखी नजर से देख रहा है। उसको यकीन नहीं है कि यही कुछ होने वाला है। देयर इज सम सरप्राइज एलिमेंट बिहाइंड इट, जिसको कहा जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि RSS की इस बैठक में वो जो सरप्राइज एलिमेंट है उस पर भी कुछ चर्चा होने का अंदेशा है? नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने सारे जो जितने भी सांसद है उनको बोला है कि उनकी अटेंडेंस कंपलसरी है। जोया, अभी जैसे अभिलाष जी ने कहा सरप्राइज एलिमेंट, सरप्राइज तो सबसे बड़ा यही है कि जब देश मातम मना रहा था
तो सनातन का राग अलाप रहे थे बीना में और रायपुर में मोदी। यही सरप्राइज है देश के लिए। अगर देश समझ पाए तो सरप्राइज है, और मोदी जी खुद में सरप्राइज है। ये जो एजेंडा आपने कहा, बिल्स की बात कही, ये बिल 5 दिन के स्पेशल सेशन में सिर्फ पहले दिन का एजेंडा जारी किया गया। ये पहले दिन का एजेंडा है, और वो भी ये सोनिया गांधी के दबाव में, जिस तरीके से सोनिया जो गांधी उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री उस को। चिट्ठी जी के दबाव। रही बात जिस G20 के जश्न से लेकर के, मैं इस आरएसएस का जो एजेंडा है बैठक का, जो मैं समझ पा रहा हूँ मोटा मोटा मैं बताता हूँ। ये अभी जिस हमने G20 की चर्चा की, तो उस G20 पे तो वाकई अब चला गया 3 साल के लिए G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास। अब बताइए, ब्राजील में जब होगा आयोजन और वहां पे जिनपिंग और पुतिन भी अगर पहुंच गए, तब तो विश्व गुरु वाली कुर्सी से ब्राजील हटा देगा भारत को, विश्व गुरु बन जाएगा। अगर G20 और G20 की सफलता के लिए जो फर्जी का ये सब ड्रामा है, जो भी इसको बिना मतलब का हाइप दे रहा है, वो शायद पढ़ते नहीं है, किताबें पढ़े। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वालों के साथ बड़ी मुश्किल है। 1983 में मार्च का महीना था और गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन इसी भारत में आयोजित हुआ, दिल्ली के विज्ञान भवन में। इंदिरा गांधी ने किया। 100 देशों के प्रतिनिधि, 100 देशों के विदेश मंत्री थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, यासिर अराफात थे, फिदेल कास्ट्रो थे। और यासिर अराफात, मैं एक घटना का जिक्र करूंगा इसलिए कि G20 की सफलता को, असफलता को, बेसिकली अभिलाष जी ने जो शब्द कहा मैं उसी को रिपीट करूंगा, असफलता को चुनाव में सफलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यासिर अराफात, ऐसा हुआ मंच पर पहले दिन ही विज्ञान भवन में यासिर अराफात से पहले जॉर्डन के शासक को बोलने के लिए बुलाया गया। यासिर अराफात नाराज हो गए और विज्ञान भवन से निकले। भाषण देने के बाद अपना भाषण दिए यासिर अराफात और निकले। नटवर सिंह उस आयोजन के महासचिव थे, और खबर लगी कि यासिर अराफात आज ही शाम को वापस उड़ान भरेंगे, वापस चले जाएंगे। नटवर सिंह ने फोन किया इंदिरा गांधी को कि ऐसा ऐसा है, और यासिर अराफात नाराज हो गए हैं और वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं आज शाम। इस आयोजन में बेइज्जती हो जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि नाराजगी हुई और वापस चले गए। इंदिरा गांधी ने फिदेल कास्ट्रो को फोन किया कि ऐसा ऐसा है, आप विज्ञान भवन पहुंचिए। फिदेल कास्ट्रो विज्ञान भवन पहुंचे, पीछे से इंदिरा गांधी पहुंची। इंदिरा गांधी के आने के पहले फिदेल कास्ट्रो ने फोन करके बुलाया यासिर अराफात को। यासिर अराफात तुरंत पहुंचे फिदेल कास्ट्रो के फोन पे, और फिदेल कास्ट्रो ने यासिर अराफात से कहा, पहला वाक्य था, यही कहा कि यासिर अराफात, आप इंदिरा गांधी की बेइज्जती का अपमान करना चाहते हैं क्या? और यासिर अराफात ने कहा कि फिदेल, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इंदिरा मेरी बड़ी बहन है, इंदिरा गांधी के कहने पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जो पहली लाइन निवेदन की थी फिदेल कास्ट्रो ने, कि दूसरी लाइन डांटने के लहजे में थी कि जब तुम ये कह रहे हो कि इंदिरा बड़ी बहन है, तो तुम जाने के लिए कैसे सोच लिए? और यासिर अराफात उस पूरे आयोजन में दिल्ली में बैठे रहे, 5 दिन बैठे रहे दिल्ली में। जी बिल्कुल। आप लोग का ध्यान में वापस लाऊंगी कि इस वक्त आरएसएस और मोदी के बीच में। जी, मैं यहीं पे वही मुद्दे पे बात रहा हूँ। मुद्दे पे दरअसल ये आरएसएस का विश्वास, मैं 2 पॉइंट कहा था, अमित शाह का न जाना और मोदी को कोई धन्यवाद, इस फर्जी जो है वाहवाही के लिए कोई धन्यवाद न देना। ये 2 पॉइंट हैं कि आरएसएस को ये यकीन हो चुका है कि मोदी अब वो चेहरा नहीं है जो देश में फिर से सत्ता दिला सके। ये अविश्वास अपने इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है आशीष जी, इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि जो सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का विवाद है, क्या मोदी इसको 2024 के लिए मिलता हुआ एक मौका देख रहे हैं? और दूसरा, वहीं पर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि अगर वो इसको घमंडिया गठबंधन कह रहे हैं इंडिया को, तो क्या जो एनडीए है वो जीए एनडीए है? जीए आप समझ रहे होंगे, क्या कहना है आपका? ये मैं उसी विषय पे, ये सनातन तबाह होने वाला है मोदी जी का। आप सबसे पहला सवाल मेरा ये है, सनातन पे तबाही का खतरा उस वक्त है जब हिंदू हृदय सम्राट के शासनकाल के 10 साल पूरे होने वाले। उस हिंदू हृदय सम्राट को तत्काल
कुर्सी छोड़ देनी चाहिए देश से माफी मांगते हुए कि 10 साल मैंने शासन किया और सनातन को तबाही के कगार पे पहुंचा दिया। मोदी जी कल बीना के भाषण में ये कहे कि इंडिया गठबंधन सनातन को तबाह करना चाहता है। सनातन अगर तबाह होने के कगार पर है तो ये नाकामी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की है, पहली बात। लेकिन मैं ये मानता ही नहीं, सनातन को ही नहीं समझते, सनातन वर्ड का अर्थ ही नहीं पता है मोदी जी को। आज जो है देवेंद्र फडणवीस, बेसिकली ये राग वो है जो मोदी, एक शब्द एक वाक्य ध्यान से सुनिएगा और दर्शक भी समझे। मैंने कहा कि संघ अविश्वास के शिखर पर है मोदी को लेकर के, अविश्वास अपने सबसे प्रबल रूप में इस समय संघ के भीतर है मोदी को लेकर के, लेकिन मोदी के भीतर उससे भी प्रबल है अपने खुद को लेकर के अविश्वास। मोदी के भीतर देखिए चेहरा जो होता है ना, बनावटी चेहरा। एक लाइन मैंने कल लिखी थी इसी पे कि साहब आईना तो मैं देखना चाहता हूं लेकिन अपनी शक्ल से, अपने चेहरे से डर लगता है। आईना तो देखना चाहता हूं लेकिन अपने चेहरे से डर लगता है। तो दरअसल अपने चेहरे से डर लग रहा है मोदी जी को, आईना देखना चाहते हैं। मोदी को पता है कि मोदी के चेहरे पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता। मोदी इसीलिए सनातन की तबाही, डर, ये डर जो है ना हिंदुस्तान की राजनीति, डर ऐसा मतलब कि ये होलसेल काउंटर, जितना थोक में आप डर बेचिए, भय बेचेंगे, और भय धर्म, आस्था का, ईश्वर का। ईश्वर खतरे में कैसे हमारा हो सकता है? हमारा ईश्वर अगर मोदी जी की वजह से खतरे में है तो हे मोदी जी माफ करो, ईश्वर को खतरे में आप डाल दे रहे हैं। पहले सनातन पढ़ो गुरुजी, और फिर बात करो। और ये मैं कह रहा हूं देवेंद्र फडणवीस कल राग छेड़ा है, ये राग सनातन। और राग सनातन अब जो जिंदगी में पिपहरी नहीं, गांव में कहते पिपहरी बजाना, पिपहरी नहीं बजाए थे, वो सनातन का हारमोनियम बजा रहे हैं। वो फडणवीस हो, शिवराज हो, सबने राग छेड़ दिया सनातन। कोई कह रहा सनातन को तबाह करने वाले सबसे पहले खुद तबाह हो जाएंगे। ये कहने वाले फडणवीस और शिवराज क्या अमरत्व को प्राप्त करके आए हैं? इस धरती पे ये नश्वर शरीर लेके जो आया है, तबाह तो सबको होना है, उस सनातन को छोड़ करके जिसके तबाह होने का डर फैलाया जा रहा है। तो ये बेसिकली, और संघ, इसीलिए ये सनातन की जो आप चर्चा कर रही है, संघ और भाजपा, संघ को मोदी पर अविश्वास है इसलिए वो सनातन पर चर्चा कर रही है संघ, और मोदी को खुद पे अविश्वास है इसलिए वो सनातन की तबाही का डर। यहीं पर मैं आगे इस चर्चा को आगे ले जाऊंगी। अभिलाष सर, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे राधा, कि आरएसएस से टूटकर कुछ लोगों ने जनहित पार्टी बना ली और उनका ये कहना है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान विचारक है ना, जिनकी विचारों पर ये पार्टी बनी थी, उनका विचार आज गायब है और हिंदुत्व और सनातन पर चलने वाली राजनीति जो है उसको एक विकल्प, ऐसी पार्टी का ये विकल्प है जनहित, क्योंकि जो ओरिजिनल था उसमें तो अपना वो लैकलस्टर हो गया, इसको इस तरह से अगर समझे तो। इसलिए अब एक ऑप्शनल दूसरी लाइन, एक पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को इससे खतरा है क्योंकि आरएसएस का ही एक अंग है जो अलग हुआ है। देखिए मैडम, ये आशीष जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, वैसे सभी अच्छी बातें की, लेकिन जब उन्होंने बोला कि सनातन का ये अर्थ भी नहीं जानते, सनातन का अर्थ है जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा, ये है सनातन जी। अब हिंदुत्व कहाँ से शुरू होता है? सनातन का हिंदुत्व से क्या लेना देना भाई? हिंदुत्व तो रामायण में भी नहीं लिखा है, हिंदुत्व गीता में भी नहीं लिखा है, हिंदुत्व वेद पुराण उपनिषद में नहीं लिखा है। हिंदुत्व तो बहुत बात की बात है, लेकिन सनातन तो शुरू से ही है। अब मैं इस पर ज्यादा बात, इसलिए बड़ी गर्वी बात है, भारी बात है, लेकिन सनातन अब क्यों नहीं पहले दिन से पकड़ लिया मोदी जी ने, संघ ने, फला ने, कि सनातन धर्म का विरोध कर रहा है उदय मारन? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? 21% है अल्पसंख्यक
और 21% हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी। 42% तो आपके इसी से एकदम सीधा खिलाफ हैं। जो लोहार हैं वो विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, आशीष जी को पता होगा। जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो लोग वाल्मीकि की पूजा करते हैं। जहां प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि मंदिर पर झाड़ू लगाई थी जब उन्हें 4 दिन का कारावास हुआ। सर, जनहित पार्टी की भी चर्चा कर ले। जी, जनहित पार्टी। जनहित पार्टी जी, आरएसएस से अलग होकर जो लोगों ने जनहित पार्टी। देखिए ये पार्टी का जिक्र मैं कर देता हूँ, अभिलाष जी की बात पूरी हो हाँ, गई, जनहित वो पार्टी चर्चा इतनी ये ठीक है। चर्चा देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा हमेशा से होता रहा है। और इससे अलग होकर आज सुब्रमण्यम देखिए, जनहित पार्टी ठीक है, वो मध्य प्रदेश में बनी है, हम चाहते हैं कि उसका और विस्तार हो, लेकिन वो उसका और विस्तार हो, लेकिन वो इंडिया में आए तब हम समझेंगे कि उसके विस्तार का फायदा है। वो खाली एक यूनिट बन के फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी टिकट शेयरिंग करे, तो मुझे ऐसी जनहित पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, ना मैं खुश हूं। आप बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी इस समय भी तो वही बात कर रहे हैं ना, जो नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ये भाजपा के हैं, ये नरेंद्र मोदी की खिलाफत कर रहे हैं। अरे और तो और जोया जी, हम लोग जानते हैं कानपुर आके इधर बंबई के IITN रहे हैं, जय नारायण व्यास बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं गुजरात में, और नरेंद्र मोदी के शुरू से सलाहकार रहे हैं। वो जो है छोड़ चुके हैं नरेंद्र मोदी का साथ। तो बहुत सारे लोग तोगड़िया के साथ क्या इन्होंने, तोगड़िया को इन्होंने जो है मार रहे थे जान से। ये तो कहो वो अपना मोबाइल छोड़कर भागे, क्या एक समय तने हुए थे। गुजरात में जैसे ही मोदी आए तोगड़िया जीरो हो गए, संजय जोशी जूरी हो गए। स्वामी अग्निवेश को आपको याद होगा, आप पत्रकारिता में ऊंचाइयों तक रही हैं, कि स्वामी अग्निवेश को तो ये भाजपाइयों ने, वो भगवा पहनते थे, पगड़ी भगवा, कुर्ता लुंगी, उनको जूतों से मारा, सड़क पे गिरा। तो ये खुद अपने नहीं है, ये जब तक इनके स्वार्थ हैं, क्यों नहीं तुमको 70-75 साल देश के वोटर ने लाए। अभी आपने खाली 600 करोड़ अडानी से लेने के बाद नरेंद्र मोदी काबिज हो गए, और उसके बाद अभी तक वो छल फरेब EVM फला करके सत्ता में काबिज हैं, लेकिन इन सबका बहुत मूल्य नहीं है, ये खत्म हो गए। हम आते हैं भाजपा और संघ परिवार का जो विचार मंथन चल रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अभी मैं आपको एक घटना याद दिलाऊं कि हम आप सब समझते हैं कि ये हिंदुत्व की पुरेधा है RSS। मैं अभी कुछ वर्ष पहले बड़े ताज्जुब में पड़ गया जब रतन टाटा नागपुर में RSS के दफ्तर गए। हमने कहा भाई ये एक पारसी आदमी, सम्मान, हम तो भाई नरेंद्र मोदी इनकी रतन टाटा की पर्सनल बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने जितना कमाया उससे ज्यादा दिखा उन्होंने चैरिटी की, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है। वो वहां के क्या करने गए थे भाई? मोहन भागवत तुमने उनको वहां क्यों बुलाया था? चंदा लेने के लिए बुलाया था? और क्या बुलाओगे? उनसे पारसियन धर्म पर डिस्कस करोगे कि उनसे रतन टाटा से हिंदू धर्म सीखोगे? क्यों वहां बुलाया था? या तो स्पष्ट नहीं हुआ ये आज तक कि क्यों बुलाया था। तो ये कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। एजेंडा क्या है जो पुणे में हो रहा है, इसके एजेंडे पे थोड़ा आपने मुझे भी बोला राष्ट्र धर्म या क्या है एजेंडा इनका, इनको 3-4 बातें करनी है जो उन्होंने घोषित भी की। पर्यावरण पर ये बात करना चाहते हैं, 5 बातें हैं। दूसरा, ये पारिवारिक जागरूकता पर बात करना चाहते हैं। तीसरा, ये सामाजिक समरसता पे। चौथा, स्वदेशी जागरण पे। और 5वां, नागरिक कर्तव्य। तो अगर हम आप एक एक करके डिस्कस करें कि सामाजिक समरसता पे RSS और भाजपा क्या है। अरे तुम सब इतने निर्दयी हो कि तुम लोगों ने एक आदिवासी बच्चा, मुझे तो अभी कभी कभी रोना आ जाता है कि कोई मनुष्य कैसे उन परिस्थितियों में के बाद जी लेता है। तुमने पेशाब किया उसके मुंह पर, एक दलित बच्चे के, वो बच्चा वो पूरे जीवन कैसे जिएगा? तुम कैसे, क्या तुम्हारा एजेंडा ये नहीं होना चाहिए कि एक हिंदू टीचर ने जो और हिंदू लड़कों से और एक अल्पसंख्यक को गाल पे मारा कि हर एक आके मारो,
तुम अगर सच्चे आरएसएस और सच्चे देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त, तो तुमने क्या किया उस औरत को निकलवा के सजा दिलवाई कि नहीं दिलवाई अभी तक? आपकी ये है सामाजिक समरसता। आपकी सामाजिक समरसता ये है कि आप गुजरात में घोड़ी से उतार दिया जाता है दलित को। और तो जोया जी, आज तक आरएसएस के जितने अध्यक्ष बने हैं सब ब्राह्मण बने, खाली रज्जू भैया को छोड़ के, वो ठाकुर थे। अरे तुम अच्छे सामाजिक समरसता की नाटक करते हो पुणे और अन्य जगह जाके महाराज, तो जरा एक बार दलित को बनाओ ना अध्यक्ष आरएसएस का, क्यों नहीं बनाते हो? एक पिछड़े को बनाओ ना, एक अति पिछड़े को बनाओ। ये सामाजिक समरसता हमेशा इनका एक नाटक रहा, आरएसएस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। दूसरा है नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी जागरण। देखिए स्वदेशी जागरण पे नरेंद्र मोदी जी के चश्मे का दाम, नरेंद्र मोदी के जैकेट्स के और कोट के दाम, नरेंद्र मोदी की 13 करोड़ की आठ जो हैं वो मर्सिडीज गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ये सब स्वदेशी नहीं है। वो अधिकतर विदेश में स्वदेशी जागरण, जिसका प्रधानमंत्री 2014 में जब निर्वाचित हुआ, बना प्रधानमंत्री, तो 2014 से 2018 तक तो विदेश में ही रहा। निकाल के आरटीआई से दिन देख लीजिए। 19 में जब चुनाव लड़ना हुआ तब 1 साल के लिए रहे। तो इनका पारिवारिक जागरूकता देख लीजिए, आरएसएस वाले शादी तक नहीं करते हैं, ऐसी जानकारियां है बहुमत के रूप में। पारिवारिक जागरूकता, अभी मैं क्या बोलूं, वो सवाल में आप पर जी हाँ बोलिए। आरएसएस, आशीष जी की तरफ ये सवाल है अभिलाष साहब कि आरएसएस का जो मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, जब कर्नाटक में चुनाव की हार मिली इनको, तो उन्होंने कुछ अपने एडवाइजरी जारी की थी नरेंद्र मोदी के लिए कि अब जो चुनाव है वो लड़े जाएंगे, सिर्फ हिंदुत्व के चेहरे पर ही काफी नहीं है, बल्कि नई जनरेशन की लीडरशिप आप तैयार करिए, है ना, और अपना सिर्फ नेशनल इश्यूज नहीं बल्कि जो रीजनल इश्यूज हैं उनको भी सामने लेकर जाइए। यहाँ देखा जा रहा है आशीष जी कि बीजेपी के अंदर ही तोड़फोड़ मची हुई है। उमा भारती नाराज है ना, राजस्थान में भी वसुंधरा राजे की भी हालत जो है वो सही नहीं बताई जा रही है। माधवराव सिंधिया चले तो गए हैं, लेकिन हम हर ओकेजन पर देखते हैं उनकी नाराजगी छुप छुप कर जाहिर होती रहती है। तो ऐसे में आशीष जी, ये आरएसएस और मोदी के बीच में क्या चल रहा है? और दूसरा, क्या आरएसएस अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व तलाश रहा है? वो नया चेहरा क्या नितिन गडकरी हो सकते हैं? जो इक्वेशन या जो आप कहिए कॉम्बिनेशन अटल बिहारी वाजपेयी को देखने को मिला था, क्योंकि अब सामने इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है। जो है पहली बात तो मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर मुखपत्र, इनका मुख ही ऐसा है ना कि मुख में कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। तो मुखपत्र की तो बात ही नहीं करिए, मुंह में कुछ और है, दिल में कुछ और है। और सामाजिक समरसता से ही मैं यहाँ पाता हूँ, सामाजिक समरसता की चर्चा किया अभिलाष जी ने ना, इनके लिए सामाजिक समरसता ही वो है जब समाज से समता का रस निचोड़ लेते हैं तो कहते हैं सामाजिक समरसता है। तो बस समाज से समता का रस निचोड़ने में लगे हैं ये मणिपुर से नूह तक। अब आते हैं जो यूथ और कहा हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, ये सब बातें कुछ नहीं। एक बात आप तय मानिए, बीजेपी को जो ऑक्सीजन मिलती है वो सिर्फ नफरत की राजनीति से मिलती है। इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात अगर करना है या सॉफ्ट हिंदुत्व पर जाना है तो फिर मंचों पे सनातन पे इतना बड़ा खतरा नहीं मंडराएगा, कतई नहीं मंडरा सकता मंच पे सनातन पे खतरा अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात होगी, लोगों को मिलाकर चलने की बात होगी। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में मैं जो देख पा रहा हूं, अब बीजेपी नरेंद्र मोदी के कंट्रोल से हो चुकी है बाहर। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, इतने उदाहरण गिना सकता हूं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, एक नहीं 10 बार ये कह सकता हूं, भैरव सिंह शेखावत के बाद एक ही नेता जिसके पास जनाधार है, जो खुद जीत करके 10 विधायक जिताने की क्षमता रखती है। बाकी जितने नेता हैं राजस्थान में, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जितने कमांडर हैं, ये सारे के सारे
वसुंधरा को कमजोर करने के लिए दिल्ली की लीडरशिप भी क्या कहिए, मोदी शाह कैंप, इनके द्वारा फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड नेता हैं। ये खुद अपने चेहरे पे अपनी सीट नहीं जीत सकते। ये स्थिति राजस्थान के भीतर। मध्य प्रदेश में रघुनंदन शर्मा से लेकर उमा भारती तक, रघुनंदन शर्मा ने तो अपनी सारी पीड़ा रख दी, कहा कि ये तो हमें मृत प्राय मान चुके हैं, हमारा सम्मान खत्म हो चुका है पार्टी में। बुजुर्गों को भी एक बार पूछ लें, ये मनमोहन सिंह की फोटो छापते हैं व्हील चेयर वाली ना। अगर भाजपा के बुजुर्गों को एक मंच पे खड़ा कर दिया जाए और सबको बता दिया जाए कि आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि एक महाकाव्य लिखा जा सकता है बीजेपी में बुजुर्गों के अपमान। पिछले एक दशक में महाकाव्य लिखा जाएगा। बस खाली अपने दिल की पीड़ा बाहर निकलने की हिम्मत कर लें रघुनंदन शर्मा जैसे। रघुनंदन शर्मा ने बोला, बहुत कुछ बोला, आप स्टेटमेंट पढ़िए। बंगाल में शिक्षा राज्य मंत्री है सुभाष सरकार, मोदी जी के शिक्षा राज्य मंत्री हैं, अपने क्षेत्र में गए थे बंगाल में और भाजपा के दफ्तर में थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 2 घंटा बंद कर दिया उसी दफ्तर के अंदर, ताला लगा दिया बाहर से। जब के बवाल हुआ, सांसद जी, मोदी जी के मंत्री, ये समझिए मोदी जी के मंत्री को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में 2 घंटे के लिए बंद। कई हेडलाइन नहीं देखी होगी आपने। इसीलिए 14 एंकर जो प्रतिबंधित किए गए, बायकॉट किया जा रहा है, इसीलिए ये खबर थी। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए कि मोदी सरकार का मंत्री भाजपा के कार्यकर्ता 2 घंटे के लिए ताला लगा के बंद कर दे और ममता की पुलिस आकर के छुड़ाए, बचाए उन्हें। आगे ये भी नहीं देखे, ममता की पुलिस बचाया। वो दीदी बोलना पड़ा शिक्षा राज्य मंत्री को, मोदी के शिक्षा राज्य मंत्री को, दीदी ताला खुलवाओ और बाहर निकलवाओ मुझे। तब ममता की पुलिस आई और मंत्री जी को बाहर निकाली। ये है, ये बीजेपी। मैंने क्यों कहा, हर बिना तथ्य बिना तर्क कोई बात नहीं, राजनीतिक लफबाजी करने के लिए तो एक पार्टी लगी हुई है, वो दिन भर राजनीतिक लफबाजी करती। हम तथ्यों पे बात, जिस पार्टी में मोदी के मंत्री को बीजेपी कार्यकर्ता बंद कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों की सूची आई। आप ग्राउंड की रियलिटी 39 सीटों की पता कर लीजिए। प्रत्याशियों के पुतले फूके जा रहे हैं और फूक कौन रहा, भाजपाई। पार्टी छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक रेला लगा हुआ है पार्टी छोड़ने का। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंच पर एक और वहां के हैं भदौरिया साहब, अरविंद भदौरिया, मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं शिवराज के कैबिनेट में। एक मंच पर थे और उस मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज के मंत्री पर तंज कसते हैं कि मंच पर बैठे हुए, क्योंकि बारिश हुई थी, भिंड जो है ग्वालियर चंबल संभाग में सभा थी, भीगे हुए कई नेता है जो सिंधिया के समर्थक थे। और अरविंद भदौरिया की तरफ, शिवराज के मंत्री की तरफ इशारा करके सिंधिया बोलते हैं कि मंच पर बैठे हुए जिस नेता का कुर्ता नहीं भीगा है, समझिए जमीन पर मेहनत नहीं किया। अब बताइए, ये मैं उदाहरण एक नहीं 50 दे दूं, सुन पाएंगे भाजपा वाले? आउट ऑफ कंट्रोल। मोदी जी की सभा में, अब आप कल की बताओ, बीना की बात, कल बीना में मोदी जी की सभा थी। उस सभा में मंच पर वही अरविंद भदौरिया, मंच पर बेचारे गलती ये हो गई कि माइक बंद करना भूल गए और जो महिला प्रेजेंटर थी मंच पर, वो महिला प्रेजेंटर हटी, ये मंच पे जा रहे थे, उसी समय बोले सब खाली पड़ा। अब मोदी को सुनने के लिए खाली कुर्सियां बैठती हैं, जबकि वहां पर व्यवस्था में कमी नहीं है। व्यवस्था, पौवा, अद्धा, बोतल, सारी व्यवस्था में कमी नहीं, लेकिन फिर भी कुर्सियों पर बैठने वाले नहीं मिल रहे। ये स्थिति है। ये जो आप करें सॉफ्ट, कुछ भी सॉफ्ट नहीं होने वाला। जब चेहरे दो होते हैं तो आप ये समझिए कि समय की कमी हो रही है। एक आखिरी सवाल आपसे उसका जवाब जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव के लिए आरएसएस का चेहरा कौन होगा बतौर प्रधानमंत्री? ब्लू आइड नितिन गडकरी या कि कोई और? चेहरा तो अभी मोदी जी हैं। चुनाव के पहले चेहरा बदलने का मतलब
देखिए राजनीति ना ये परसेप्शन का खेल है, इसमें नैरेटिव सेट किए जाते हैं। आज की तारीख में चेहरे पर अगर भाजपा संघ के भीतर चर्चा हुई तो आप ये मान लीजिए कि 3 अंकों में भाजपा नहीं पहुंची, चेहरे पर चर्चा होते ही। क्योंकि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अब कितना फ्रंट फुट पे खेल रहा है, अब बिल्कुल फ्रंट फुट पे बैठी। 6 महीने में इस देश की राजनीतिक तस्वीर बदली है। पहले बीजेपी, पहले मोदी, ये लोग सुबह टॉस करते थे मुद्दा विपक्ष के लिए, और विपक्ष पूरे दिन मोदी या भाजपा के दिए हुए टॉस को जो है लेकर के उसी पे घूमता रहता था। 6 महीने से आधी रात को भी इंडिया वाले टास्क दे देते हैं कि जाओ मोदी जी, और मोदी जी सुबह से परेशान घूमते हैं। ये सनातन जो कल सनातन पूरे दिन हुआ है, सनातन, इसके पीछे की एक छोटी सी, बस छोटा सा बताऊं, वक्त कम हो रहा है जी। परसों रात में जो चर्चा हुई, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई शरद पवार के घर, उसमें आम सहमति बनी कि सारे दल एक मत से जातीय जनगणना के लिए खड़े होंगे, जातीय जनगणना का समर्थन। वो जातीय जनगणना रात भर, जो कहते हैं ना कि मोदी जी देर रात सोते हैं 3 बजे जगते हैं, कल रात भर नहीं सोए थे। कल जातीय जनगणना का मतलब आप समझिए, अगर पूरा इंडिया जातीय जनगणना के पक्ष में खड़ा हो गया, कमंडल के बाहर आ जाएगा मंडल, फिर जो कमंडल के भीतर अपने छुपा रखा है मंडल, और कमंडल के बाहर आ गया तो कमंडल खत्म हो जाएगा फिर। और ये मंडल को कमंडल से बाहर निकालने की बैठक थी परसों रात, और यही खतरा जब दिखा तो कल से लेके अब तक वो लगातार सनातन का लाउड स्पीकर बज रहा है कि किसी तरह कमंडल को बढ़ाओ और कमंडल के भीतर मंडल को छुपाओ। तो ये चेहरा वाला है। हाँ, ये आप तय मानिए कि मोदी संघ के लिए अब शायद फर्स्ट चॉइस नहीं बचे हैं, और बीजेपी अगर 220-25 के आसपास आती है तो मोदी वो चेहरा भी नहीं है कि 2 पार्टियां भी जोड़ पाए। इसलिए उसके लिए भी एक उदाहरण बताऊं, जिस एनडीए की चर्चा हम लोग करते हैं, अटल अडवाणी युग के एनडीए की, आशीष जी जल्दी से, समय की कमी हो रही है, अब खत्म कर देते हैं। जो नेचुरल पार्टनर्स थे, नेचुरल पार्टनर्स कौन थे बीजेपी के? जेडीयू थी, शिवसेना थी, अकाली दल, सब के सब छोड़ दिए। जब आपके नेचुरल पार्टनर्स छोड़ दिए, समझिए आप, परिवार में भी जो हमारा नेचुरल साथी है परिवार में, जब वो साथ देना छोड़ दे तो आप मत उम्मीद करिए कि बाहरी, जब बेटा और पत्नी साथ देना छोड़ देंगे तो बाहरी पान की दुकान वाला उधार की सिगरेट और पान देना बंद कर देगा जी। ये इसीलिए जब चर्चा में आप लोग शामिल हुए जी, इस चर्चा को यहीं अभी रोकते हैं। आगे भी फिर आप लोगों से और मुद्दों पर डेफिनेटली हम लोग कनेक्ट करेंगे कड़क खबर पे। फिलहाल न्यूज नशा से जुड़ने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभिलाष सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कड़क खबर में आज कड़क खबर थी आरएसएस की पुणे में चल रही इस बैठक की। क्या कुछ निकल के आता है, इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि ये अभी 16 सितंबर तक यानी 3 दिन तक चलेगी। में बढ़ता हुआ बिखराव है, ये जो गहराई है आरएसएस और मोदी के बीच में, क्या ये बढ़ती है या ये और गहराती जाएगी? क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा इंडिया अलायंस के मैदान में कूदने के बाद। न्यूज नशा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।